हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द हैप्पियर यू। आज की वीडियो में एक बुक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। उसका डीप एनालिसिस भी करूँगा मैं। इस बुक का नाम है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। ठीक है, तो राइटर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। युवल नोआ हरारी काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फेमस राइटर हैं। काफ़ी फेम मिला हुआ है इनको, हरारी को। तो ये इनकी थर्ड बुक है। तो इस बुक का आज हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। कोशिश करूंगा मैं बताने की कि राइटर ने क्या कहना चाहा है इस किताब में। थोड़ा सा पहले मैं, जो लोग नहीं जानते हरारी के बारे में, मैं उनको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ हरारी के बारे में। हरारी इजरायली राइटर हैं। ऑलरेडी इससे पहले वो 2 बुक्स लिख चुके हैं, सेपियंस और होमोडियोस। ये उनकी तीसरी बुक है। जो सेपियंस थी वो पास्ट के ऊपर थी, ह्यूमैनिटी का पास्ट क्या था, कहाँ से ह्यूमंस आए हैं। और जो होमोडियोस थी वो थी ह्यूमंस के फ्यूचर के ऊपर। तो ये जो बुक है इनकी 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, ये प्रेजेंट के ऊपर है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में जो ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर इन्होंने बात की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं, तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है इस बुक के बारे में। सबसे पहले तो राइटर कहते हैं बुक में, जो स्टार्टिंग का ही चैप्टर है, वो कहते हैं कि जो आने वाला टाइम है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो कहते हैं कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी मिलने से, ठीक है, एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होगा। हो भी रहा है वो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं 2040 तक और 2050 तक कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ इस तरह का वर्ल्ड बना देगा कि जिससे बहुत सारी जॉब चली जाएंगी और बहुत सारा जो तबका है, बहुत सारे जो लोग हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे और वो यूजलेस हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि ऑटोमेशन बहुत तेजी से राइज करेगा, क्योंकि जब ये बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की तो मेनली यहाँ पे बात एआई की कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एआई, ऑटोमेशन, बायोटेक्नोलॉजी, ये फील्ड्स इतनी तेजी से आगे ग्रो कर जाएंगी कि बहुत ही कम लोग रह जाएंगे, बहुत ही कम लोग जो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड हैं, सिर्फ यही लोग जॉब्स कर पाएंगे। और जो बहुत सारी पॉपुलेशन है, इनफैक्ट ये बोलते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो जॉबलेस भी हो जाएगी, यूजलेस भी हो जाएगी, उसका कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने बात की है बुक में यूजलेस क्लास के बारे में। ये बोलते हैं कि बहुत सारी जो पब्लिक है वर्ल्ड वाइड वो इररेलेवेंट हो जाएगी। तो इररेलेवेंस की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में बोला है कि इससे पहले दुनिया में कई तरह के रेवोल्यूशंस आए हैं। जैसे कि एक रेवोल्यूशन कम्युनिज्म का रेवोल्यूशन था, ठीक है। फिर इससे इन्होंने पहले बोला कि कम्युनिज्म आया, डिक्टेटरशिप आई, ये सब चीज़ें हट गई। लंबे टाइम तक ना तो डिक्टेटरशिप रह पाई, हिटलर, स्टालिन, ये सब आउट हो गए। ठीक है, लंबे टाइम तक ना तो कम्युनिज्म रह पाया। लेकिन ये कहते हैं कि चाहे कम्युनिज्म हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, उसमें जो इंसान था उसकी एक वैल्यू थी। ठीक है, कम्युनिज्म भी जब फैलता है, ठीक है, या जैसे कि कैपिटलिज्म की बात करूं तो कैपिटलिज्म अभी है, तो कैपिटलिज्म को चलाने के लिए भी, कैपिटलिज्म मतलब एक जहाँ पे प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी चलती है, तो अगर आपको प्रॉफिट भी कमाना है, मान लो आप बिजनेसमैन हो, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको अपने नीचे एम्प्लॉयज चाहिए। तो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे पहले डिक्टेटरशिप भी हो। ठीक है, डिक्टेटर को भी तो लोग चाहिए होते हैं कि उसको लोग फॉलो करें। तो लोग तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, भले ही किस एक स्लाइड फॉर्म ऑफ उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। जैसे कि बार बात की गई थी कम्युनिज्म में, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जो कैपिटलिज्म है ये लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, वर्कर क्लास इसमें एक्सप्लॉइट होता है, तो इसीलिए कार्ल मार्क्स ने बोला कि कम्युनिज्म आएगा। तो हरारी मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे कैपिटलिज्म हो, उसमें इंसान इंपॉर्टेंट था। भले ही एक्सप्लॉइट होता था लेकिन उसकी वैल्यू थी। लेकिन वो कहते हैं कि अब ये जो आने वाला टाइम है इसमें इंसान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जब इंसान की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंसान को अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो इंसान जिंदा रह सकता है, लड़ सकता है, एक कॉज है उसके पास कि ठीक है यार, कोई कोई मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है तो चलो एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूं, तो मेरे पास एक रीजन तो है कि जो मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन अगर आप यूजलेस हो जाए, आपकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में अब इंसान की रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी, इंसान एकदम यूजलेस हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। जो ऊपर लोग बैठे हैं ना, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में जो सोसाइटी है वो दो तरह से डिवाइड होगी। एक तो बहुत ही टाइनी एलिट क्लास रह जाएगा, टाइनी एलिट क्लास, ठीक है,
और जो मेजॉरिटी है वो यूजलेस और इररेलेवेंट हो जाएगी। और ये जो टाइनी एलीट क्लास है ना, इसको जो मेजॉरिटी इररेलेवेंट हो गई ना क्लास, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से क्या होगा, एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इन्होंने बोला है। फिर ये बात करते हैं सबसे राइज ऑफ डिजिटल डिक्टेटरशिप्स। डिजिटल डिक्टेटरशिप्स का मतलब कैसे है कि यार देखो, जैसे कि आपको पता है, एक्चुअली में इसके बारे में उन्होंने काफ़ी बात होमोडियोस में भी की हुई है। अगर आपने पढ़ी है बुक तो उसमें फ्यूचर के बारे में बात की थी उन्होंने। डिजिटल डिक्टेटरशिप के बारे में काफ़ी बोला था उसमें, बात की थी उस बुक में। इसका मतलब कैसे है कि यार देखो, जैसे कि अभी भी आप देखते हो, जैसे गूगल है, ठीक है, यूट्यूब है, या फिर मैं बोलूँ फेसबुक है, ये आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा जानते हैं आपके बारे में कि आप खुद नहीं जानते अपने बारे में इतना, ठीक है। तो धीमे धीमे क्या करेंगे, क्योंकि ये आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो डेटा कलेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। आप जितना आप बहुत देर तक मान लो बैठे हुए हो, आप ऑनलाइन बैठते हो, ठीक है, आप दोस्तों के साथ रहते हो या आप दुनिया में बाहर जाते हो, तो आप कुछ बोलते हो कि मैं ऐसा इंसान हूँ और मेरे ये पॉलिटिकल ओपिनियन है या मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन हो सकता है दूसरों के सामने आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन घर पे आके आप रात को बैठते हो 11-12 बजे और गूगल पे आप कुछ ढूंढते हो, यूट्यूब पे कुछ ढूंढते हो। तो जो गूगल पे आप ढूंढ रहे हो, यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो, बहुत तक आपकी रियलिटी है जो आप ढूंढते हो। बाहर हो सकता है आप सिर्फ लोगों के सामने अपना एक स्टेटस जमाने के लिए या अपना एक पब्लिक के सामने एक पर्टिकुलर तरीके का अपने को एक आपका एक पर्सनैलिटी होती है, उसको बचाने के लिए आप एक पर्टिकुलर ओपिनियन रख सकते हो, लेकिन हो सकता है वो रियलिटी ना हो आपकी, ठीक है। लेकिन जब आप घर पे बैठ के 11 बजे बैठ के वो ढूंढते हो, गूगल पे कुछ करते हो, यूट्यूब पे कुछ करते हो, तो ये जो बड़ी बड़े ब्रांड्स हैं ना, कॉर्पोरेट्स हैं, डिजिटल कॉर्पोरेट्स हैं, ये आपके बारे में सारा डेटा गैदर कर रहे हैं कि यार ये बंदा 11 बजे बैठ के ये चीज़ें ढूंढता है, रात को 1 बजे बैठ के ये चीज़ें ढूंढता है। तो वो आपके बारे में ज़्यादा जानते हैं रेदर देन शायद आपके पेरेंट्स ना इतना जानते हो, आपका पार्टनर इतना ना जानता हो, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में इतना ना जानते हो। तो ये विद टाइम आपके बारे में आपका डेटा कंटिन्यूसली गैदर करते जाएंगे और ये आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। वो ये आपको जो आप चाहोगे ना धीमे धीमे वो दिखाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, विद टाइम ये आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं बहुत ईजिली। और अभी तो क्या है, बायोलॉजी इतनी पावरफुल नहीं हुई है, ये बोल रहे हैं आने वाले टाइम में बायोलॉजी बहुत पावरफुल होगी। कंप्यूटर साइंस और साथ में जो बायोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी की जो पावर है, जैसे कि मान लो अभी यार आपने मान लो एप्पल वॉच पहनी है, तो अभी एप्पल वॉच ईसीजी भी निकाल देती है। अब जो लेटेस्ट एप्पल वॉच है वो तो ऑक्सीजन लेवल भी निकाल देती है कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है, ठीक है, इसको SpO2 बोलते हैं। तो अब आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि मान लो आपने एप्पल वॉच पहनी है या आपने कोई क्लॉक पहनी हुई है, तो ये जज कर पा रही है किस टाइम आप ज़्यादा गुस्सा होते हो, किस टाइम आप थोड़ा सा खुश होते हो, किस टाइम आप बहुत ज़्यादा एक ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हो, बड़ा ही मज़ा सा आ जाता है आपको, ठीक है। तो जैसे ही वो फिर आपकी स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे, वो चीज़ें दिखाएंगे उनको। उन्होंने देख लिया कि यार ये वाला ऐड देख के या ये वाली कुछ पर्टिकुलर टाइप का वीडियो देख के ये बंदा गुस्से में आ रहा है या ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो उस टाइप की वीडियोस दिखाएंगे नहीं, वो आपको वो वाली चीज़ें दिखाएंगे, वो वाले एड्स दिखाएंगे जिसको देख के आपके ब्रेन में डोपामीन ट्रिगर होता है, आप बहुत खुश होते हो। तो अब चांसेस है कि आप बहुत खुश हो गए, डोपामीन ट्रिगर हुआ, तो आप कुछ बाय कर लोगे, ठीक है, एकदम इम्पल्सिव हो जाओगे, कुछ खरीद लोगे। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये आपका बाइंग बिहेवियर ट्रैक कर रहे हैं, ये आपका इमोशनल बिहेवियर ट्रैक करेंगे। और विद टाइम जैसे मैंने बोला, बायोलॉजी बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं पे दुनिया में हिटलर आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मान लो हिटलर जैसा कोई आदमी आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो अब अभी तक पहले क्या था कि जैसे हिटलर बोल रहा है कि आप हेल हिटलर करो, हेल हिटलर करो, ठीक है। तो अगर आप जर्मनी में थे हिटलर के टाइम में, 1940s के टाइम में, और बोला जा रहा है आपको हेल हिटलर करो, हिटलर की जय जयकार करो, तो आपको जय जयकार करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ऊपर से हो सकता था कि आप जय जयकार कर रहे हो हिटलर की, लेकिन इंटरनली आप हिटलर को हेट कर रहे हो। और हिटलर के पास कोई तरीका नहीं था पता करने का कि इंटरनली आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है। कोई भी पॉलिटिशियन अभी तक नहीं जान सकता कि इंटरनली आप एक पॉलिटिशियन के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि जैसे मान लो कोई डिक्टेटर आ जाता है किसी भी कंट्री में, तो वो आपके बॉडी पे कुछ बायो सेंसर्स लगा देगा, और जब वो बोलता है कि आप मेरे बारे में जय जयकार करो, मेरे बारे में नारे लगाओ, ठीक है, तो जब आप नारे लगाओगे या आप जय जयकार करोगे, तो अभी तक तो उसके पास कोई तरीका नहीं है आपके अंदर जाके ट्रैक करने का कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, इंटरनली क्या फील कर रहे हो। लेकिन जब बायो सेंसर्स यहाँ लग जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या फील करते हो
उसके बारे में, तो वो उसके पास डेटा आ जाएगा, क्योंकि आप जैसे गुस्सा फील करते हो, उसको देख के इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, तो बायो सेंसर जो आपके लगे हुए हैं बॉडी पे कहीं पे भी, मान लो एप्पल की क्लॉक ही लगी हुई है, तो सेंस करके उसको बता देगी डिक्टेटर को कि यार ये बंदा फलाना फलाना मुझे देख के गुस्सा करता है, या ये बंदा फलाना फलाना मुझे देख के इरिटेट करता है, मुझे देख के फ्रस्ट्रेट होता है। तो वो फिर उसका मिसयूज कर सकता है, आपको मरवा सकते हैं या आपको एग्जाइल में भेज सकते हैं, कंट्री से बाहर निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, XYZ। ठीक है, तो आने वाले टाइम में अगर ये जो पावर्स हैं, डिजिटल पावर्स हैं, ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा अगर गलत हाथों में पड़ गया तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। ठीक है, स्पेशली बायोलॉजिकल डेटा। अभी तो बायोलॉजिकल डेटा इतना नहीं है, आने वाले टाइम में जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी पावरफुल होगी, बायोलॉजिकल टूल्स आएंगे, तो बायोलॉजिकल डेटा और ज़्यादा कस्टमाइज लेवल पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता जाएगा कॉर्पोरेट्स के पास, और अगर वो उसको किसी डिक्टेटर को या गलत हाथों में दे देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली मिसयूज हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला कि राइज ऑफ डिजिटल डिक्टेटरशिप्स होगा आने वाले टाइम में, बड़े बड़े जो टेक जाइंट्स हैं ये एक तरह से डिक्टेटर बन जाएंगे। फिर ये बोलते हैं कि जो आने वाले टाइम में, जैसे कि लोगों के पास, ये उन्होंने बोला कि जॉब्स नहीं रहेंगी, हाई स्किल्ड जॉब्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और हर बंदा इतना केपेबल नहीं होगा कि उतनी हाई स्किल की जॉब्स ले सके। तो कहते हैं आने वाले टाइम में लोग जॉब की कमी से तो प्रॉब्लम आएंगी लोगों को, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि लोगों का जो मेंटल स्टेमिना है ना, वो बर्नआउट हो जाएगा। लोगों के अंदर इनसफिशिएंट मेंटल स्टेमिना होगा, क्योंकि मेंटली आदमी इतना परेशान हो जाएगा कि यार मेरी जॉब नहीं है, कल जॉब लग गई, फिर जॉब चली गई, ठीक है, उसको निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। तो मेंटली आदमी बहुत फटीग हो जाएगा। जो मेंटल बैलेंस है वो रखना आने वाले टाइम में बहुत बड़ी स्किल है। अभी तक स्किल क्या होती थी? अभी तक स्किल ये होती थी कि यार बंदा पढ़ाई करेगा, बंदा एक इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टरी करेगा और जाके जॉब कर लेगा, ये स्किल मानी जाती थी। बट वो कहते हैं आने वाले टाइम में सबसे बड़ी जो स्किल होगी वो ये नहीं होगी कि आप जॉब करोगे, कि वो कहते हैं जॉब तो रहेगी नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड जॉब्स रह जाएंगी सिर्फ। वो कहते हैं मेन प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी स्किल होगी वो ये होगी कि आप मेंटली कितने साउंड हो, कि आप मेंटली फटीग तो फील नहीं करते, मेंटल लेवल पे आपका जो स्टेमिना है वो कैसा है। ठीक है, तो कहते हैं कि आपको मेंटली साउंड रहना ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले टाइम में। फिर जैसा मैंने बोला कि ये भी बोलते हैं कि आने वाले टाइम में ह्यूमंस को हैक किया जाएगा। समझ रहे हो, ह्यूमंस को हैक कर लिया जाएगा। जी हाँ, ये इसका मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया था। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंप्यूटेशनल पावर होगी, कंप्यूटर्स की पावर विद बायोलॉजी की नॉलेज, जैसे मैंने बोला एप्पल की वॉच अभी आपका ECG का डेटा निकालती है, ECG से आपकी हार्ट हेल्थ पता चल जाती है। तो जब आप एप्पल की वॉच पहनते हो तो एप्पल की वॉच में कुछ केस, जैसे जिसमें ECG निकालती है, कुछ केसेस में जैसे कोई बड़ा हार्ट अटैक होता है, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन बोला जाता है मेडिकल साइंस में, तो अगर आपको AFib का टाइप का कुछ अटैक पड़ रहा है तो वो वॉच ट्रैक कर लेती है। ठीक है, अब जो नई वॉच आ रही है एप्पल की, वो तो ऑक्सीजन का लेवल निकाल लेती है, ब्लड में कितना ऑक्सीजन का लेवल है, SpO2 जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब अभी ये तो करंट टेक्नोलॉजी है 2020 की, 2050 तक हो सकता है वो जो वॉच आप पहनोगे एप्पल की बहुत कुछ निकाल ले। वो ये निकाल ले कि दिन में कितने घंटे ये बंदा इरिटेट रहता है, दिन में कितने घंटे ये बंदा खुश रहता है, दिन में कितने घंटे ये बंदा पॉजिटिव सोचता है, दिन में कितने घंटे ये बंदा नेगेटिव इमोशंस में रहता है, दिन में कितने घंटे ये बंदा काम करने के बारे में सोचता है। तो जब इतना ज़्यादा डेटा निकल जाएगा, ठीक है, तो ये बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की चीज़ें मिलकर ना आप ह्यूमंस को हम हैक कर पाएंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी डेंजरस हो सकता है, जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पे एक तरह की वार्निंग दी है। स्पेशली अगर ये जो चीज़ें हैं किसी गलत हाथों में पड़ जाती हैं, ठीक है, किसी ईविल पावर के हाथ में पड़ जाती हैं। फिर अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे आने वाले टाइम में जॉब चली जाएंगी, फिर सवाल उठता है कि क्या सब्जेक्ट पढ़ा जाए, क्योंकि अब हरारी यहाँ पे बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि कोडिंग पढ़ लो, आने वाला जो टाइम है वो कंप्यूटर साइंस का है, कोडिंग पढ़नी चाहिए सबको। बट ये बोलते हैं कि ऐसा सही नहीं है स्टेटमेंट कि हर बच्चा कोडिंग पढ़े, क्योंकि कहते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि इंसान से ज़्यादा बेटर मशीन्स कोड कर लेंगी। जब तक आप कोडिंग सीखोगे 2050 तक ऐसा होगा कि मशीन इंसानों से ज़्यादा बेटर कोड लिख पाएंगी, प्रोग्रामिंग लिख पाएंगी, तो कोडिंग की स्किल तो बेकार हो गई फिर। तो वो कहते हैं, जब इनसे पूछा गया, मतलब बुक में लिखा है इन्होंने, ये बुक में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो इनसे डायरेक्ट सेमिनार में लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। लोगों ने पूछा था क्या सब्जेक्ट पढ़े हम, जब कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़े, क्या पढ़े, मतलब सारी जॉब्स तो रिप्लेस हो जाएंगी, मशीन्स रिप्लेस कर देंगी। तो ये कहते हैं हमको फिलॉसफी पढ़नी चाहिए। तो ये बोलते हैं, और मैं भी इस बात से बहुत एग्री करता हूँ कि फ़िलासफ़ी अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इस पर हम लोग ध्यान देते नहीं है कि फ़िलासफ़ी से ना आपको
एक तो विजडम मिलता है, और आपको ये भी पता चलता है फिलॉसफी पढ़ने से कि हमें सोचना कैसे चाहिए, कि राइट तरीका क्या है, लॉजिक कैसे लगाना चाहिए, एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आने वाले टाइम में ये बोलते हैं कि जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी, ठीक है, ऑलरेडी काम चल रहा है, गूगल की कार्स आ चुकी हैं, आ भी चुकी हैं मार्केट में। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कार जा रही है और सामने 4 बच्चे आ गए कार के, अब क्या करेगा, मतलब जो सेल्फ ड्राइविंग कार है और पीछे मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार में एक बंदा बैठा हुआ है, तो अब वो सेल्फ ड्राइविंग कार क्या डिसीजन ले, क्या वो 4 बच्चों को मार दे या इधर की तरफ मोड़ ले। और मान लो अगर इधर की तरफ मोड़ता है तो मान लो कार का खुद ही एक्सीडेंट हो गया, पीछे जो कार में बंदा बैठा है वो मर गया, तो अब क्या करे वो सेल्फ ड्राइविंग कार, क्या डिसीजन ले, क्या सामने जो 4 बच्चे उन्हें मार दे या जो पीछे बंदा बैठा हुआ है कार में उसको बचाए। तो अब ये क्या एक एथिकल क्वेश्चन है। तो इन चीज़ों के बारे में हराई ने बोला कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हमें फिलॉसफी पढ़ना जरूरी है। फिलॉसफी से आपको विजडम मालूम पड़ती है, फिलॉसफी से आपको एक मेंटल लेवल पर भी आपको कामनेस मालूम पड़ती है, ठीक है, मेंटली आप साउंड होते हो, लॉजिक कैसे लगाना है, इस चीज़ की पहचान होती है कि क्या गलत है क्या सही है। मोरालिटी भी आपको फिलॉसफी से पता चलती है, ठीक है। मोरालिटी का मतलब होता है सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। तो इन्होंने फिलॉसफी सब्जेक्ट पे काफ़ी इस बुक में बोला है कि हम सबको फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, ठीक है। फिर ये बोलते हैं एक अच्छी चीज़ जो उन्होंने बोली है, उन्होंने बोला डेटा इज़ द न्यू ऑयल। आने वाले टाइम देखो, पहले बोलते थे कि लोग लड़ाइयाँ करते थे जगहों के पीछे कि ये जगह मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, या फिर किसी कंट्री की करेंसी लूट लेंगे या फिर उस कंट्री का नेचुरल रिसोर्स लूट लेंगे, ऑयल लूट लेंगे, ये लूट लेंगे। बट वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ी करेंसी होगी वो होगी डेटा, और डेटा आप लूट नहीं सकते। आप आज की डेट में मान लो अटैक कर दो यूएस पे, आपने अटैक कर भी दिया आपकी कंट्री ने, क्या करोगे, गूगल के हेडक्वार्टर्स को ले लोगे, दीवारों को ले लोगे, क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली गूगल दीवार नहीं है, खाली बिल्डिंग नहीं है, वो गूगल का जो मेन है वो ब्रेन है। तो आज की डेट में वो कहते हैं आने वाले टाइम में जो मेन करेंसी होने वाली है वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऑयल गैस नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वो होने वाली है इंफॉर्मेशन, डेटा, ये बड़ी करेंसी है। और ये कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे ऐसे वॉर करके जीत के ले नहीं सकती, ठीक है। तो इस पे इन्होंने काफ़ी बात की है डेटा के ऊपर। फिर ये बोलते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे नेशनलिज्म पे इन्होंने काफ़ी बात की है। ये बोलते हैं कि नेशनलिज्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कहने कि सारे नेशंस हटा दो, ये सब इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हरारी कहते हैं कि नेशनलिज्म होगा, हर आदमी की को अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी कंट्री यूनिक है और हमें उसके कल्चर को और चीज़ों को एडमायर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट वो ये साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कंट्री सुप्रीम है, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हमारी कंट्री सुप्रीम है, यूनिक अलग चीज़ है और सुप्रीम होना अलग चीज़ है, तो कहते हैं आप अपनी कंट्री को यूनिक मानो, उसके कल्चर को, चीज़ों को रिस्पेक्ट करो, वैल्यू करो, बट ये मत समझने लग जाना कि हम मेरी कंट्री बेस्ट है, सुप्रीम है, बाकी कोई कंट्री कुछ नहीं है इसके आगे। तो कहते हैं इससे हमें बचना है, इस थिंकिंग से हमें बचना है, ठीक है। और वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में 3 बड़ी प्रॉब्लम है और वो तीनों प्रॉब्लम इंटरनेशनल है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, उनको हम सिर्फ नेशनल लेवल पे रिस्ट्रिक्ट करके सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने बोला है कि 3 बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो न्यूक्लियर वॉर की प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूक्लियर बॉम्ब, सेकंड ये बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और तीसरा ये बोलते हैं कि आईटी और बायोलॉजी की वजह से जो जॉब्स जाएंगी। तो ये 3 बड़ी प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने बात की है, और ये बोलते हैं कि ये तीनों प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, इनको हम सिर्फ एक नेशन तक रिस्ट्रिक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए आप आज इंडिया डिसाइड करे कि इंडिया बिल्कुल भी CO2 का एमिशन नहीं करेगा, बट बगल में चाइना करता रहे, तो क्या उससे कुछ नहीं होने वाला, प्रॉब्लम हो जाएगी हमें तब भी, भले ही हम 0 कार्बन एमिशन करें, भले ही हम सारी कार्बन डाइऑक्साइड रोक लें, भले ही हम पॉल्यूशन बिल्कुल 0 लेवल पे कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, इंडिया तो कर लेगा, लेकिन अगर चाइना ने नहीं किया तो प्रॉब्लम तब भी आने वाली है हमारे साइड में। तो वो कहते हैं कि जो सॉल्यूशंस है ना वो ग्लोबल लेवल पे निकलेंगे, खाली एक नेशन के ठीक हो जाने से प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो जाएंगी, हमें ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स ग्लोबल है तो सॉल्यूशंस भी ग्लोबल निकलेंगे। अब फिर इन्होंने इस चीज़ पे मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा इनका, ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बोला है। इन्होंने बोला है कि जैसे कि अगर हम किसी को हर्ट करते हैं, ये काफ़ी अच्छी फिलॉसफी है इसमें बुक में। जैसे क्या होता है यार, हम लोग ह्यूमंस बड़े इमोशनल हैं, तो हम जब जैसे अगर वो सोचते हैं कि अगर हम किसी को हर्ट करना है, ठीक है, तो अगर मैं किसी को अगर हर्ट करने के बारे में सोचता हूँ, तो अगर उसे को हर्ट करना तो मैंने 2 फीलिंग चाहिए, तभी मैं दूसरे को हर्ट कर पाऊंगा। पहला तो मैंने जेलसी होनी चाहिए, उस बंदे से मैं जेलस फील करूँ। सेकंड, मैं उस बंदे के खिलाफ गुस्सा लेके आऊँ अपने अंदर, तभी तो मैं उसको हर्ट कर पाऊंगा।
तो कहते हैं जब आप किसी को हर्ट करने की सोचते हो तो ये दो फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, जेलेसी और एंगर। लेकिन जब ये दो फीलिंग आप अपने अंदर लेके आओगे, जेलेसी और एंगर, तो उससे दूसरों को हर्ट करने से पहले आप खुद अपना मेंटल पीस ऑफ माइंड खो दोगे। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ये जेलेसी और एंगर वाली फीलिंग आएगी तो आपका अपना मेंटल पीस ऑफ माइंड चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें ये जो इमोशंस हैं इस तरह के, एंगर लाना और दूसरे को देख के जेलस फील करना, या हमें ये सोचना कि हम दूसरे का कुछ हार्म कर दें, तो कहते हैं इन सारे इमोशंस और फीलिंग्स हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं। हमारी खुद की पीस ऑफ माइंड बहुत पहले ही चली जाती है, इससे पहले कि हम उसको कुछ नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, तो इन बोलते हैं कि इंसान को इन गलत जो वाइसेस हैं, इन गलत विकारों से इंसान को बचना चाहिए। ठीक है, किन 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 चीज़ों से उन्होंने बोला है आपको? एंगर, जेलसी और दूसरे के को खराब कुछ करने की ये जो हमारी फीलिंग आती है कि हम दूसरे के खिलाफ कुछ खराब करें, इन चीज़ों से हमें बचना है। क्योंकि दूसरे को तो हम बाद में खराब करेंगे, हम पहले उन फीलिंग्स और इमोशन से खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा ये पॉइंट है इनका। हाँ, एक पॉइंट मुझे उनका काफ़ी अच्छा लगा, जैसे बोलते हैं कि फेक न्यूज़। ठीक है, ये बोलते हैं कि आने वाले टाइम में फेक न्यूज़ की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि कैसे हो जाएंगी कि अभी भी हम देखते हैं कि किस तरह के बहुत तरह की फेक न्यूज़ की वजह से इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फेक न्यूज़ की वजह से बहुत सारा वायलेंस भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं चलता कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी न्यूज़ जेन्युइन न्यूज़ है। बहुत सारे लोगों के पास उतना टूल्स या उतना इंटेलेक्ट नहीं होता कि वो उस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है। तो कहते हैं कि आपको ना थोड़ा सा रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे जाना चाहिए। अब इसके कौन कौन सी सोर्सेज हमें रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो बोलते हैं जैसे कि अब एक पॉइंट इन्होंने बोला है, वो बोलते हैं जितने भी रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दुनिया में, उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। और वो बोलते हैं कि जैसे हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं बहुत अच्छे कपड़े पहने, हम चाहते हैं बहुत अच्छा खाना खाए, हम चाहते हैं हमारे घर बहुत आलीशान से हो, तो इन चीज़ों पे हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, गाड़ियों पे, घर पे, कपड़ों पे। बट जब बात आती है क्वालिटी इन्फॉर्मेशन की तो हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते। तो कहते हैं अगर आप क्वालिटी और रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहते हो देन यू हैव टू स्पेंड मनी फॉर दैट। और हमारे अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए पैसा खर्च करने की अपनी एक नीयत बनाएं। ठीक है, तो पहली चीज़ स्पेंड मनी, तभी आपको जेन्युइन और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छी बुक्स पढ़ो आप, अच्छे राइटर्स की जो कि इंटरनेशनल लेवल पे स्कॉलर्स माने जाते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से पास आउट है। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटीज से पास आउट है। और बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स भी होते हैं, जैसे मैं आप बोलूँगा पर्सनली आई रीड नेचर, एक नेचर करके जर्नल आता है, अच्छा जर्नल है, बहुत वर्ल्ड वाइड अच्छा है। नेचर जर्नल है, एक साइंस जर्नल है। ठीक है, ये दो जर्नल के नाम आप ध्यान रखो, नेचर और साइंस। तो इनके आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करो। कुछ अच्छे जो ऑथर्स होते हैं, जैसे मैंने वाला युवल नोआ हरारी, तो इस टाइप की इनकी बुक्स पढ़ा करो। ठीक है, तो अच्छे कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ा करो। ठीक है, जहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो फेक न्यूज़ से बचो, और इन चीज़ों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो इसमें पीछे मत हटो। क्योंकि सबसे बड़ी जो आने वाले टाइम में जो वेल्थ है ना, वो आपकी इंटेलेक्चुअल वेल्थ ही है। ठीक है, फिर अब ये चीज़ भी बोलते हैं आने वाले टाइम में कि वो बोलते हैं कि देखो हम लोग ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है, सब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोगों को लगता है कोरोना वायरस, कई लोगों को लगता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये बिलियनर्स ने बना दिया है ताकि वो पैसा कमाएं। पहले वो वायरस निकाल दें और फिर वायरस का इलाज निकाल के उससे पैसा कमाएं। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग बिलीव करते हैं ऐसी थ्योरीज में। लोग क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि साइंस कॉम्प्लेक्स है समझना। अभी मैं आपसे बोलूँ कि वायरस को समझने बैठो, वायरस का स्ट्रक्चर समझने बैठो, अब वो आपको समझने में क्या होगा, बड़ा आफत सी लगेगी कि यार क्या वायरस का स्ट्रक्चर है, वो उसमें पीछे अंदर डीएनए आरएनए पड़ा रहता है, फिर साइड में प्रोटीन की कोटिंग होती है, तो इतना कौन माथा मच्छी करे, साइंस समझे बैठ के। बड़ी कॉम्प्लेक्स है साइंस, कॉम्प्लेक्स है वायरस की। और किस तरह से वायरस जाके आपकी बॉडी में फिर वो रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, बॉडी को कैसे डैमेज करता है, ये चीज़ें आपको इजीली आप इंटरनेट पे सीख सकते हो। बट इसको समझने के लिए क्या है, हमें बैठना पड़ेगा, हमें मगजमारी करनी पड़ेगी, हमें ढूंढना पड़ेगा। तो साइंस इज कॉम्प्लेक्स एंड साइंस इज कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़ा आसान है, इजी सी एक स्टोरी सुना दी आप मान लेते हो। तो कहते हैं कि अब हो क्या रहा है, क्योंकि साइंस कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है,
लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं लोगों को ना ज़्यादातर समझ में आता है मूवीज़ के फॉर्म में, किसी आर्ट के फॉर्म में। तो वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में आर्टिस्टों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो साइंस है उसको किसी आर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि डायरेक्टली लोगों के लिए साइंस समझना मुश्किल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बहुत हद तक हमें मशीन्स की पावर को समझने के लिए जो अभी दुनिया में हो रहा है, तो एक पहले मूवी थी मैट्रिक्स, अगर आपने नहीं देखी तो देखना, अच्छी मूवी है बहुत। तो मैट्रिक्स में क्या है, कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्ल्ड है, ठीक है। तो बहुत तक उससे आपको ये मालूम पड़ता है पावर ऑफ मशीन्स कैसी हो सकती है आने वाले टाइम में आगे जाके। तो मैट्रिक्स मूवी आप देखोगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा बहुत कुछ, कि मशीन्स की कितनी पावर हो सकती है, एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का वर्ल्ड किस तरीके का हो सकता है। तो अगर आप वो देखोगे मूवी तो आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा, आपको याद भी रहेगा। लेकिन अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप डायरेक्टली किसी साइंटिस्ट की बात सुन लो जो AI पे बोल रहा है, या कोई एक्सपर्ट AI पे बोल रहा है, तो उसको समझना और उसको एंजॉय करना बहुत लोगों के लिए अच्छा पॉसिबल हो नहीं पाता, ठीक है। तो कहते हैं आने वाले टाइम में ना साइंस को और आर्ट को मर्ज होना पड़ेगा, साइंस को इस फॉर्म में प्रेजेंट होना पड़ेगा कि वो एक आर्ट फॉर्म में बन जाए, किसी मूवी फॉर्म में बन जाए, किसी एक ऐसी फॉर्म में बन जाए जिसको लोग इंजॉय कर सकें। मतलब इंफॉर्मेशन विथ एंटरटेनमेंट, इट्स सॉर्ट ऑफ इंफोटेनमेंट, ठीक है। तो कह रहे हैं इस तरीके से आना पड़ेगा, ठीक है। तभी लोगों को साइंस में इंटरेस्ट आएगा और तभी लोग फेक न्यूज में भी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करना बंद करेंगे। फिर ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसा कि मैंने बोला, कि वो कहते हैं कि एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। और 4 इन्होंने C बोले हैं, 4 C पे हमें फोकस करना है। 4 C's इन्होंने बोले हैं बुक में। पहला C है क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है कोलैबोरेशन और फोर्थ है क्रिएटिविटी। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट इन चीज़ों में बहुत कम फोकस दिया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में वो कहते हैं आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी। तो 4 C इन्होंने बोले, जिसमें मैं पर्सनली मानता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग से क्या होता है, आपको मालूम पड़ता है यार कि आप हर एक इन्फॉर्मेशन में बिलीव नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके पीछे रिसोर्सेज क्या है, क्या उसके पीछे कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, या सिर्फ आप ऐसे ही माने जा रहे हो क्योंकि 4 लोगों ने कह दिया आपने मान लिया, ठीक है। जब आप उसके पीछे एविडेंस ढूंढते हो, उसके पीछे थोड़ा मेहनत करते हो, आप सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ आपने मान लिया, या ऑथर कह रहा है आपने मान लिया, या किसी और ने बोल दिया आपने मान लिया, आप खुद एनालिसिस करते हो, ढूंढते हो कि ये जो बातें बोली जा रही हैं पीछे इसके रिसोर्सेज क्या हैं। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। मैंने आपको बहुत एक सिंपल तरीके से समझाया, इसके अलावा बहुत कुछ होता है, बट सिंपल डेफिनेशन इसकी है। तो कहता है क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी और हमें आने वाले टाइम में क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 C मैंने बताया आपको। और वो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी जल्दी लोगों की सामने कंडीशंस ऐसी आएंगी जिससे वो फैमिलियर नहीं होंगे और जिनको लाइक नहीं करेंगे। जैसे क्या होता है अभी के डेट में, क्या है, आपका एक सेट पाथ है, आप इंजीनियर बन गए, अभी तक तो यही होता आ रहा है, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो वही आप लाइफ लॉन्ग करते रहोगे। बट वो कह रहे हैं अब ऐसा नहीं होगा, आने वाले टाइम हो सकता है 40 साल की एज में आपको एकदम कुछ नया काम करने को मिल जाए। जैसे मान लो अभी तक आप मैकेनिकल इंजीनियर थे और अगले दिन आपको बोल दिया है कि ये काम आपका मशीन्स बेटर करेंगी, अब आप जाके कोई और काम करो, बिल्कुल कुछ और ही काम करो, इससे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं है, जो आपने पूरी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, एक्सपीरियंस लिया। अब क्या होगा, 40 साल की एज में आदमी के लिए नई स्किल सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने आप को री स्किल करना 40 की एज में इट इज़ वेरी टफ। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आपको ना अपना मेंटल स्टेमिना और अपना मेंटल बैलेंस ठीक रखने की ज़्यादा ज़रूरत है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आपको री स्किल होना पड़ेगा, तभी आप जॉब मार्केट में रह पाओगे। अगर आप सोचते हो, पहली बात तो कहते हैं जॉब्स रहेंगी बहुत कम, अगर रहेंगी भी तो आपको रीस्किल होना पड़ेगा कंटिन्यूसली। लाइफ लॉन्ग लर्निंग चाहिए, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी अलग अलग फील्ड्स में चाहिए, एक ही फील्ड में नहीं चाहिए। अब ये वाली जो अभी तक हम सोचते आ रहे हैं कि एक जॉब पूरी जिंदगी हम करते रहेंगे या एक ही स्किल हम सीख के हम पूरी जिंदगी चलते रहेंगे, वो कहते हैं ये आइडिया अब विद टाइम आउटडेटेड और ऑब्सोलीट होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने किताब में बोला है। फिर आखिरी के दो चैप्टर हैं वो मुझे इस बुक के बहुत अच्छे लगे। मैं बोलूँगा पूरी बुक में, जो इस पूरी बुक में जो लास्ट के 2 चैप्टर है ना, वो है मीनिंग के ऊपर और मेडिटेशन के ऊपर। ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इस बुक में अगर आपने बुक परचेस की हुई है ना और आपको लग रहा है कि यार इतनी बड़ी बुक है कौन पढ़ेगा, मैं बोलूँगा लास्ट के 2 चैप्टर जरूर पढ़ना। इट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। इनसाइट बहुत अच्छी है उसमें।